हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायरस। ये इसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का हमारे। तो विषाणु, वायरस, वायरॉइड और जो प्रोन्सक, प्रियन और लाइकेन थे, इनको है ना जो वही टेकर ने पंचजगत प्रणाली दी थी उसके अंदर इनको नहीं रखा गया था। तो इनको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये अकोशिक जीवे हैं, यानी अकोशिकीय, इनमें कोशिका नहीं पाई जाती। लाइकेन अलग है। बाकी ये जो वायरस, वायरॉइड और प्रोन्सक यानी प्रियन है, ये अकोशिकीय जीव है। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिंदा ही नहीं है। अगर ये बाहर रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, पड़े रहते हैं, तब ये जिंदा नहीं है, निर्जीव। अगर ये मनुष्य के अंदर कोई कोशिका में आ जाते हैं तब ये जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम ये मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, सजीवों की कोशिका संरचना होती है, लेकिन उनकी कोशिका संरचना नहीं होती। जो वायरस है अकोशिकीय जीव है, कोशिका नहीं होती है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है, यानी क्रिस्टलीय होती है। एक बार जब कोशिका को ये संक्रमित कर देते हैं तो ये उस कोशिका की मशीनरी का उपयोग, यानी उसकी पूरी मैकेनिज्म का उपयोग अपनी प्रतिकृति यानी अपने खुद की कॉपी बनाने में करते हैं, और उस जो पर्टिकुलर जिस जीव की कोशिका उसको ये मार देते हैं। वायरस की जो खोज है वो किसने की थी? सबसे पहले इवानोवस्की ने की थी 1892 में, और टोबैको मोज़ेक वायरस में की थी। तो वायरस का अर्थ क्या है? विष या विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1989 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जो जीवाणु को प्रूफ करने वाला, जीवाणु को जिससे जीवाणु नहीं छनते हैं, वो वाले जो बैक्टीरिया का एक फिल्टर लिया था, उससे इनको निकाला था। तब ये क्या है कि वायरस निकल गए, बैक्टीरिया ऊपर रह गए। इसका मतलब है कि जो वायरस का आकार है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। फिर आए M.W. बेजर्निक 1898 में। इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने क्या किया? जो तंबाकू का पौधा था, संक्रमित तंबाकू के पौधे, उसका रस निकाला और फिर उसको स्वस्थ तंबाकू के पौधे के ऊपर छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि वो जो स्वस्थ पौधा था वो भी, उस पर भी तंबाकू वायरस आ गया और वो भी संक्रमित हो गया। तो इससे निष्कर्ष ये निकाला कि जो कंटेजियम वाइनम फ्लूइड यानी संक्रामक जीवित तरल जो फ्लूइड था जिसने उसको संक्रमित किया, ये उस फ्लूइड का नाम था। फिर आया WM स्टानले। इसने बताया 1935 में ये बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, यानी क्रिस्टलीय इसको बनाया जा सकता है। इस क्रिस्टल में मुख्यतः प्रोटीन होता है, यानी ये पूरा प्रोटीन का बना होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। हमने देखा कि बाहर तो वो निष्क्रिय होते हैं, यानी बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब कोशिका के अंदर आ गए तो वो रोग फैलाते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है, यानी उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि वो खुद ऐसे कुछ कर सके, क्योंकि कोशिका ही नहीं है उनके पास। वो अविकल्पी परजीवी यानी दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। अब क्या है कि वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? RNA या DNA होता है। जो RNA या DNA दोनों में से सिर्फ एक होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। वायरस के अंदर प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। इसका जो न्यूक्लियोप्रोटीन है केंद्रक में, और जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है, इसी के द्वारा वो संक्रमण करता है। अब 3 टाइप के वायरस होते हैं। एक पादप वायरस जो पादप को संक्रमित करता है, फिर जंतु वायरस जंतु को संक्रमित करता है, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल वायरस, जो कि जीवाणुभोजी होता है। ये जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। वायरस की स्ट्रक्चर देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस की। ये हमारा TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है। इसमें ये एकल श्रृंखला का RNA पाया जाता है, यानी ये पादप का वायरस है, तो मतलब पादप में हम कह सकते हैं कि एकल श्रृंखला का RNA पाया जाता है उस वायरस में। और ये प्रोटीन का आवरण है, पूरा प्रोटीन से बना हुआ है और क्रिस्टलीय होता है। फिर ये है जीवाणुभोजी, जो कि बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, उसका डायग्राम। तो ये शीर्ष है, इसका हेड है, ये कॉलर है, ये इसका अच्छद है, फिर ये इसके तंतु पूंछ यानी इसके पूंछ है एक टाइप से। तो एक इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला सिर और ये पूरा पूंछ, 2 ही पार्ट होते हैं। इसके बीच में जो प्रोटीन का आवरण होता है, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर प्रोटीन का आवरण होता है, उसके अंदर यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ RNA DNA जो भी इनका है वो होता है।
अगर थोड़ा और अच्छे से डायग्राम देखना है तो ये वाला डायग्राम हम दे सकते हैं। जीवाणुभोजी का यानी बैक्टीरियोफेज जिसे बोला जाता है। ये T2 जीवाणुभोजी का डायग्राम है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। बीच में यहाँ पे डीएनए है। ये इसकी कॉलर हो गई, ये इसकी गर्दन है, ये पुच्छ तंतु टेल फाइबर, ये इसका आधारिका है जहाँ पे ये खड़ा रहता है। फिर ये यहाँ पे कैप्सोमियर है। ये जो संरचना है इसको बोला जाता है कैप्सोमियर, प्रोटीन से बना हुआ है या फिर पेटिकोशक। ये बाहर वाला है कैप्सिड। फिर ये शीर्ष और पूंछ दो भागों में इसमें बंटा रहता है। पादप वायरस में क्या होता है, एक श्रृंखला का आरएनए होता है। जंतु वायरस में जंतु को संक्रमित करता है दोहरी श्रृंखला का डीएनए। डबल लेयर में एक श्रृंखला का आरएनए या फिर दोहरी श्रृंखला का आरएनए भी हो सकता है। जीवाणुभोजी है उसमें सिर्फ दोहरी श्रृंखला का डीएनए पाया जाता है। जो बाहर का प्रोटीन का आवरण है इस स्तर को कैप्सिड कहा जाता है। ये छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें पेटिकोशक या फिर कैप्सोमियर कहते हैं। पहले बाहर कैप्सिड, फिर उसके अंदर छोटी छोटी उप इकाइयों से इस टाइप से बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित करता है। कैप्सिड किसकी रक्षा करता है? न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर जो भी डीएनए आरएनए है उसकी रक्षा करता है। ये पेटिकांश कुंडलित अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे होते हैं। इस टाइप से ये कुंडलित है या फिर बहुफलक ज्यामिति के रूप में है। बहुत सारे फलक है इसमें। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। वायरस से होने वाले रोग है मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग है। मनुष्य में ये एड्स करता है। ये वायरस के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रहा यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV वायरस होता है यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके अतिरिक्त कुछ रोग करता है जैसे खसरा रोग, चेचक, रेबीज, मम्प्स, हर्पीज रोग करता है ये सारे। फिर है कि मतलब पौधों में क्या होता है, पौधों में मोजेक बन जाता है यानी जैसे टोबैको मोजेक था। पत्तियों को मुड़ जाती है, कुंचन हो जाता है, पीला हो जाता है। सीरा, जो इसकी सीराएं हैं अंदर वेन वगैरह होती है वो बहुत स्पष्ट दिखती है। और ये पादप छोटा रह जाता है और अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण है। इसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है यानी ठीक से वृद्धि नहीं होती है। फिर होता है वायराइड। वायराइड क्या है? 1971 में T.O. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो कि वायरस से भी छोटा था। ये वायरस से भी छोटा होता है इसका आकार। और ये किस में रोग होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ये रोग किसके द्वारा होता है? वायराइड के द्वारा। और ये जो रोग है, वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। इसमें प्रोटीन का आवरण है वो वायरस में नहीं पाया जाता। आरएनए तथा प्रोटीन का आवरण यानी कैप्सिड नहीं पाया जाता इसमें, इसलिए ये वायराइड के नाम से जाना जाता है। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है इसका। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि इसके आरएनए का आणविक भार कम होता है। आरएनए का जो लो मोलिकुलर वेट होता है, इसके ऊपर कैप्सिड नहीं होता इसलिए इसको कहा जाता है नग्न विषाणु, नग्न वायरस बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रियन या फिर प्रोंसक। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल, एक चीज़ ये है कि ये पोटेंडो स्पिंडल ट्यूबर रोग है, ये आलू में होने वाला रोग है। अब है कि वापस प्रोंसक या फिर प्रियन क्या आता है? आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड यानी कुंडलित प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रसारित पाई गई। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां करता है ये यानी ब्रेन से रिलेटेड। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इनका आकार है वायरस के आकार के समान होता है। वायराइड वायरस से भी छोटा होता है। इनको प्रोंसक कहा जाता है या फिर प्रियन। प्रोंसक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी है ब्रोवाइन स्पिंजिफोम एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काऊ रोग कहा जाता है यानी गाय को पागल करती है, इसे मैड काऊ रोग कहते हैं। फिर अगर उसी गाय का दूध अगर मनुष्य कोई पी लेता है तो उसको भी एक रोग हो जाता है जिसे बोला CR जैकब रोग या फिर क्रूटजेल्टफेल्ड जैकब डिजीज़। इसमें क्या होता है? डीएनए और आरएनए इसमें अब्सेंट होता है और ये कुंडलित प्रोटीन होती है इसमें। फिर आता है हमारा सबसे लास्ट लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता का संबंध होता है। कवक और शैवाल साथ में रहते हैं, इसमें सहजीविता संबंध होता है। जो कवक है किससे रिलेटेड है? यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित होता है, लेकिन जो शैवाल है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया से यहाँ पे रिलेटेड है। और जो कवक होता है, कवक को यहाँ पे क्या बोला जाता है? माइक्रोबायंट या फिर कवकांश। और शैवाल को यहाँ पे फाइकोबायंट या फिर शैवालांश बोला जाता है। सहजीविता यहाँ में मतलब दोनों कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो शैवाल यहाँ पे भोजन निर्माण का काम करता है, जो कवक है यहाँ पे रहने का स्थल प्रदान करता है। फिर ये लाइकेन है कि मतलब जहाँ भी प्रदूषण होगा वहाँ पे नहीं उगेंगे, ये सिर्फ स्वच्छ जगह पे होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये
मतलब किसके संकेतक है? ये है SO2 युक्त, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण में तो बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करते हैं। ये एक अच्छे प्रदूषक संकेतक है। अब यही हम थ्योरी देख लेते हैं कि लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी आवास यानी सहजीवी संबंध को दर्शाता है। पारस्परिक उपयोगी सहवास है, एक दूसरे का ये यूज लेते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं और कवक के घटक को माइक्रोवायंट या फिर कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषित है। शैवाल यहाँ पे स्वपोषी है, कवक यानी परपोषी है। शैवाल यहाँ पे भोजन बनाएगा। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ हो जाता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो ये हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये दो जीव, दिखने में एक ही लगता है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, यानी SO2 युक्त प्रदूषण में नहीं उगते हैं। शैवाल यहाँ पे स्वपोषी है, कवक परपोषी है। शैवाल भोजन निर्माण करेंगे, कवक आवास प्रदान करेगा। अब इसमें कुछ बच गया था कि प्लांट यानी पादप जगत और जो एनिमलिया है ये जंतु जगत। इस पे दोनों पे पूरा एक एक चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो इसको हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे नहीं पढ़ने की जरूरत। 10 लाइन पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे ये बच गया था ये वाला पेज, एक ये यहाँ से पूरा यहाँ तक। वैसे तो पूरे चैप्टर की थ्योरी है, समरी है ये। तो मोनेरा में कोशिका प्रकार कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई में यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी में भी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। ये हमने नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ, हमें मतलब जैसे हमारे बारे में और पौधों के बारे में तो पता ही है इतना। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित बहुसैकराइड एमिनो अम्ल की होती है। कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती। उपस्थित होती है फंजाई के अंदर सेलुलोज सहित काइटिन युक्त कोशिका भित्ति। प्लांटी में होती है, सेलुलोज सहित होती है, और एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित, इसमें सब में उपस्थित। काय संरचना इसकी कोशिकीय होती है, कोशिकीय, इसमें बहुकोशिकीय दृढ़ उत्तक अंग तंत्र इस टाइप से, इसमें उत्तक अंग अंग तंत्र। पोषण की विधि यह है इस टाइप से पूरा डिटेल में। फिर इसमें 6 जगत प्रणाली आती है। 6 जगत प्रणाली दी थी कार्ल रूस ने। इसको 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसको आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया में बांट दिया गया। फिर ये सारे चैप्टर का पूरा समरी है।